दोस्तों, दुनिया के नक्शे में इंडिया से थोड़ा नीचे इस तरफ को आएंगे तो यहाँ पर एक मौजूद है इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। इसके बिल्कुल पड़ोसी में मौजूद है एक और देश की जो डेस्टिनेशन, कल्चर, हिस्ट्री और इस तरह की बेशुमार चीजों में इंडोनेशिया के सिमिलर नजर आता है। इस मुल्क को, इस देश को मलेशिया के नाम से जाना जाता है और मलेशिया की आबादी भले ही इंडोनेशिया जितनी ना हो, लेकिन हाँ, यह भी दुनिया का एक मुस्लिम ही देश है। वैसे आज की इस वीडियो में हम लोग मलेशिया देश के बारे में नहीं बल्कि इसके एक ऐसे एरोप्लेन के बारे में बात करेंगे, मतलब हवाई जहाज के बारे में बात करेंगे कि जिसको दुनिया का अगर सबसे खतरनाक और अजीबोगरीब कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा। मलेशिया की एक ऐसी फ्लाइट की जिसको पूरे हवाई सफर, मतलब कि यह एरोप्लेन का सफर जब से शुरू हुआ है, इसके पूरे ही इतिहास की अगर सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ी गुत्थी, सबसे बड़ी पहेली कहा जाए तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। इसके बारे में सुनकर और पढ़कर पहले तो इंसान पूरी तरीके से कांप उठता है और बाद में फिर घंटों तक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। ये कहानी है मलेशिया के उसी मशहूर प्लेन की कि जिसको इतिहास में MH370 के नाम से याद किया जाता है। और इस कहानी का आगाज होता है आज से लगभग 10 साल पहले, मतलब कि 8 मार्च 2014 के दिन, क्योंकि इसी दिन ही इस फ्लाइट ने मलेशिया के कोलालमपुर से उड़ान भरी थी और इसकी जो मंजिल थी, जो डेस्टिनेशन थी, वो चाइना की राजधानी बीजिंग थी। इसके अंदर 2 पायलट जबकि 10 के करीब क्रू मेंबर्स, मतलब के स्टाफ के लोग थे और 227 के करीब यात्री मौजूद थे। इन 227 पैसेंजरों में से ज्यादातर का ताल्लुक तो चाइना से ही था, जबकि एक अच्छी खासी तादाद खुद मलेशिया के लोगों की भी थी। जो 2 पायलट मौजूद थे वो भी अच्छे खासे सीनियर थे। इनमें से एक तो 53 साल के जाहिरी अहमद शाह थे जो शायद सीनियर थे, जबकि एक 27 साल के फारिक अब्दुल हमीद भी थे। इस फ्लाइट के अंदर यह तमाम लोग सवार थे। ये एक नॉर्मल और फिट फ्लाइट थी कि जो दस्तूर के मुताबिक हर दिन लगभग 52 घंटे की उड़ान भरती थी और चाइना से या तो मलेशिया या मलेशिया से चाइना की तरफ जाया करती थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि 8 मार्च 2014 का यह दिन इस फ्लाइट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल साबित नहीं होने वाला। पहले तो रूटीन के मुताबिक उड़ान से पहले जब इसमें फ्यूल की टंकी फुल की गई, यानी कि तेल डाला गया, तो कुछ एक्स्ट्रा तेल डाला गया था ताकि वो जहाज के, जिसको 5 घंटे 34 मिनट के करीब उड़ान की दरकार है, वो एक्स्ट्रा फ्यूल के जरिए से 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ान भर सके। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर मौसम की खराबी की वजह से या किसी दूसरी इमरजेंसी की वजह से अगर प्लेन को आखिरी वक्त में अपना डायरेक्शन बदलना पड़े, किसी और तरफ हो जाना पड़े, तो उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए। अगर असली कहानी का आगाज तो उस वक्त हुआ कि जब रात के 12:44 पर इस फ्लाइट ने कोलालमपुर से उड़ान भरी। साथियों, टेक ऑफ से पहले भी और टेक ऑफ के बाद भी कुछ वक्त तक जो पायलट थे, मतलब कि जाहिरी शाह, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कनेक्ट में थे और दस्तूर के मुताबिक ऊपर पहुंचते ही प्लेन ने बीजिंग की तरफ बढ़ना शुरू किया, मतलब किया अपने आप को साउथ चाइना सी की तरफ मोड़ दिया। कुछ मिनट्स के बाद ही, मतलब एग्जैक्टली रात के 1 बज के कुछ मिनट पर जो प्लेन का ट्रांसपोर्ट था उसने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था उसके रडार को भेज दी। यह दरअसल ट्रांसपोर्ट का एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि जो कुछ देर के बाद अपनी लोकेशन इसी तरह से पानी के जो रडार्स होते हैं उनको भेजता रहता है। पर आखिरकार कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने जो पायलट थे जाहिरी अहमद शाह, उनसे कनेक्ट किया और उनको वियतनाम के कंट्रोल टावर से कनेक्ट करने के लिए बोला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब यह प्लेन मलेशिया से दूर होकर वियतनाम के इलाके में एंटर होने जा रहा था। जवाब में जाहिरी अहमद शाह ने भी ओके बोला और साथ ही में गुड नाइट भी बोला। लेकिन हमारी जमीन पर उनकी जबान से सुने गए ये आखिरी अल्फाज थे। इस फ्लाइट को उड़ान भरे हुए अब तक 40 मिनट गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक तो हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भी कोई प्लेन लंबा सफर तय करता है तो रास्ते में जितने भी देश या उनके जो भी बड़े बड़े शहर पड़ते हैं जहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह होता है, तो वहाँ का जो कंट्रोल टावर होता है उससे यह प्लेन हमेशा कनेक्ट करता रहता है। अब क्योंकि इस फ्लाइट के साथ ही सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो इस केस में भी अब
यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो चीजें मामूल के मुताबिक चल रही थी वो अब सारी चीजें गैर मामूली होने लगी। कोलालमपुर के कंट्रोल टावर से आखिरी बार कनेक्ट करने के सिर्फ 2-3 मिनट के बाद ही, मतलब 1:22 या 21 मिनट पर अब ये फ्लाइट रडार सिस्टम से पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। यह चीज कोलालमपुर वालों के लिए तो नॉर्मल थी, क्योंकि उनको तो यही महसूस हुआ कि यह मलेशिया से निकलकर अब वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर कर गई होगी, तो इसलिए गायब हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम के होचिमिन कंट्रोल टावर ने जब अपने रडार से इस प्लेन को अचानक से इस तरह से गायब होता हुआ देखा, तो उनको फौरन गड़बड़ का शक हुआ और उन्होंने जल्दबाजी में अब कैप्टन से कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ से तो कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। 18 मिनट तक लगातार कनेक्ट करने की कोशिश की गई और जब कोई भी कामयाबी नहीं मिली तो फौरन वियतनाम के कंट्रोल टावर ने अब इस पूरी कंडीशन की खबर कोलालमपुर भेजी। कोलालमपुर के कंट्रोल टावर में जब यह खबर पहुंची तो वहां तो भगदड़ मच गई। अलग अलग तरह की कोशिशें की गई मगर कोई भी कोशिश कामयाब ही नहीं हो पा रही थी। अब इस तरह से पहले मिनट्स और बाद में घंटे गुजरते चले गए और वक्त हो गया सुबह के 6 बजे। यह वही वक्त था कि जब दस्तूर के मुताबिक उस फ्लाइट को चाइना के बीजिंग में लैंड करना था, क्योंकि इन लोगों ने एक उम्मीद यह भी लगा रखी थी कि भले ही उस फ्लाइट से कनेक्शन टूट गया है मगर मुमकिन है कि अपने वक्त पर वह किसी न किसी तरीके से चाइना के बीजिंग शहर के इस एयरपोर्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। लेकिन जब घंटे गुजरने के बाद वो वक्त भी आ गया और फ्लाइट अपने वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची, तो फिर आधे घंटे के अंदर ही एक बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत अब 7 देशों के लगभग 34 के करीब शिप्स और 28 के करीब एयरक्राफ्ट्स ने साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर गोल्फ ऑफ थाईलैंड के पूरे एरिया में MS-370 को ढूंढना शुरू कर दिया। मगर बदकिस्मती से ना तो इस फ्लाइट का और ना ही इसमें मौजूद किसी भी इंसान का कोई सुराग मिला सका। और अब तो इस बात की खबर भी ना सिर्फ मलेशिया और चाइना बल्कि पूरे देश में फैल चुकी थी। हर जगह के न्यूज चैनल्स और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी खबर से, इसी से जुड़ी हुई चीजों से भरे पड़े थे। दोस्तों, किसी को भी यह हजम ही नहीं हो पा रहा था कि इतना बड़ा प्लेन अचानक से इस तरह से कैसे गायब हो सकता है। और जब इतना बड़ा प्लेन है तो अगर वह इस पूरे समुद्र इलाके में कहीं क्रैश भी होता हो तो कम से कम कोई न कोई चीज तो पानी के ऊपर जरूर तैरती हो, कोई न कोई सुराग मिलता। लेकिन कुछ भी मिल ही नहीं पा रहा था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए मगर फिर चौथे दिन सर्च ऑपरेशन वाली टीम को कुछ ऐसा मिला कि जिसने हिलाकर रख दिया। दरअसल बात यह सामने निकल कर आई कि रात के 1:22 पर, मतलब कि जब यह फ्लाइट रडार से गायब हुई थी, तो भले ही सिविलियन रडार से तो यह गायब हो गई थी, लेकिन मलेशिया की जो मिलिट्री रडार थी उस पर अगले 1 घंटे के लिए यह नजर आती रही। और मिलिट्री डाटा के मुताबिक वो जो 1 घंटा था उसमें हुआ यह कि जैसे ही यह सिविलियन रडार से कटी तो सबसे पहले तो प्लेन ने राइट साइड की तरफ जाना शुरू किया, उसके बाद यू टर्न लिया, यानी पूरी तरीके से एक बार फिर से यह मलेशिया की तरफ मुड़ा। और लगभग पूरे 31 मिनट का सफर तय करने के बाद इस प्लेन ने मलेशिया के शहर पिनगोडे की रडार की भी अपनी एक लिमिटेड रेंज थी, तो इसलिए कुछ वक्त के बाद ये उनकी रेंज से भी बाहर हो गया। आखिरी बार इसको इंडिया ओशन के इस इलाके में डिटेक्ट किया गया था और उस वक्त लगभग 2:00 हो रहे थे। एक्सपर्ट की सारी टीम अब बस यही उस सुलझाने में लगी हुई थी कि आखिर इतना बड़ा प्लेन गायब गया तो गया कहाँ। और इसमें भी जो चीज सबसे ज्यादा इन लोगों को परेशान कर रही थी वह यह कि मान लिया कि प्लेन में कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इंजन में कोई प्रॉब्लम्स हुई होगी या कुछ भी हो सकता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि प्लेन ने अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि उल्टी साइड में ही घंटों तक चलना शुरू कर दिया था। चाइना जाने वाले प्लेन ने उल्टा होकर इंडिया ओशन की तरफ उड़ना क्यों शुरू कर दिया था? यही वजह थी कि अब रेस्क्यू टीम के जो अभी तक इस प्लेन को सिर्फ साउथ चाइना सी या फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड में ढूंढ रही थी, अब उसने इंडिया ओशन के इस खास इलाके में भी ढूंढना शुरू कर दिया। मगर सभी एक्सपर्ट की टीम को एक और बड़ी ही अजीब और गरीब और हैरान कर देने वाली चीज का पता चला, और वो यह है कि 2:00 के करीब भले ही ये प्लेन मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया था, उसके रेंज से बाहर हो गया था, मगर उसके बाद भी लगातार यह एक सैटेलाइट के कॉन्टेक्ट्स में रहा था।
दरअसल इस तरह के जो हवाई जहाज होते हैं उनके लिए यह एक नॉर्मल चीज होती है कि जब उनका खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है, काम नहीं करता, तो सिर्फ वह ऑटोमेटिक सैटेलाइट वगैरह से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए अब इस हवाई जहाज ने भी हर घंटे के बाद लगभग 35 किलोमीटर की दूरी मौजूद एक सैटेलाइट से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश की कि इस सैटेलाइट में सेव डाटा, मतलब कि जो भी जानकारी इकट्ठा हुई थी उसकी मदद से अब कैलकुलेशन की गई और अब एक अंदाजा यह भी लगाया गया कि आखिर इस प्लेन का अगला मूव क्या था। मतलब मिलिट्री रडार से भी कट जाने के बाद एक प्लेन ने क्या क्या किया था। तो पता यह चला कि मिलिट्री रडार से कट जाने के बाद इस प्लेन ने एक बार और टर्न लिया था और उसके बाद अगले 5 घंटे तक इंडिया ओशन में वो उसी डायरेक्शन में उड़ता रहा और सुबह के करीब आखिरी बार इसने उस सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और फिर उसके बाद ना तो उस सैटेलाइट से और ना ही बाकी किसी दूसरी सैटेलाइट से इसने फिर कभी कोई कांटेक्ट किया। छानबीन की गई तो पता यह भी चला कि मलेशिया से उड़ान भरने के बाद इंडिया ओशन की उस खास जगह तक पहुंचने में इस जहाज को लगभग 88 घंटे का वक्त लगा था। और जाहिर सी बात है इस प्लेन के अंदर फ्यूल भी इतना ही था, जो इसलिए अब यह अंदाजा लगाया गया कि इसी जगह पर या इसके आसपास के किसी इलाके में फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से ही यह प्लेन क्रैश कर गया होगा। मगर प्रॉब्लम की बात यह थी कि यही जो खास इलाका था यह अपने आप में काफी बड़ा था, तो यहाँ पर छानबीन कैसे की जाए। इंडिया ओशन का यह हाईलाइटेड कर्व इलाका खुद इंडिया से काफी बड़ा है। फिलहाल समुद्र की गहराई में भी अब खोजबीन करने का बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्योंकि भले ही वो प्लेन क्रैश कर चुका हो लेकिन उसका जो मलबा है और खास तौर से जो ब्लैक बॉक्स है उसका मिलना बहुत जरूरी था, वरना यह कैसे पता लगाया जाता कि क्रैश होने के पहले इस प्लेन के अंदर क्या कुछ चल रहा था। इन्हीं कोशिशों में महीनों नहीं बल्कि सालों गुजरते चले गए और आखिर 3 साल के बाद इस डीप सी ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें 160 मिलियन डॉलर्स के करीब बड़ी रकम खर्च हो चुकी थी और हाथ कुछ भी नहीं लगा था। हालांकि 2015 में, मतलब कि इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद, इस प्लेन का जो राइट फिल्म रोन था वह तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन के किनारे पर पहुंच गया। इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो यह राज भी खुला कि जिस वक्त यह प्लेन पानी में क्रैश हुआ होगा उस वक्त यह फिलिप्स रोन एक्स-10 नहीं था। इसका मतलब यह बताना है कि यह जहाज बड़ी स्पीड के साथ डायरेक्ट ऊपर से पानी में अपनी नाक के बलाकर गिरा। इसके बाद भी थोड़े थोड़े अरसे के बाद इस प्लेन से जुड़े हुए और भी सारे पुर्जे अफ्रीका के किनारों पर मिलते रहे हैं, लेकिन इस प्लेन में बैठे हुए किसी भी पैसेंजर का या इसका जो मेन ढांचा है उसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। आखिरी वक्त में आखिरी इस प्लेन के अंदर हुआ क्या था यह आज भी एक राज ही बना हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों में अलग अलग तरह की थ्योरी जरूर आती रही है। किसी ने कहा कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, तो किसी ने कहा कि प्लेन का मिस्टीरियस जगह से गायब हो गया और शायद टाइम ट्रेवल पर चला गया, तो किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर इस प्लेन के गायब होने को भी बरमुंडा ट्रायंगल से जोड़ा। बावजूद इसके कि इस प्लेन के गायब होने की लोकेशन अब बरमुंडा की लोकेशन के बीच में कोई लेना देना नहीं है। किसी ने पायलट पर ही इल्जाम लगाया कि शायद पायलट ने खुदकुशी कर ली थी और प्लेन को ऑटो मोड पर डाल दिया था, इसकी वजह से घंटों तक उड़ान के बाद वो इस तरह से क्रैश हो गया। वैसे तो इस शहर की सारी थ्योरी को वक्त के साथ रिजेक्ट ही कर दिया गया है, लेकिन हाँ, असली थ्योरी क्या थी, असल में हुआ क्या था, यह भी आज तक नहीं बताया जा सका। फिलहाल दोस्तों, इसके साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन को जरूर प्रेस करें।